कुछ साल पहले बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी। इसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग हुआ कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। ऐसा लगता है कि अमृत काल में पूरा का पूरा भाजपा सिस्टम, साथ ही साथ देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं और उनमें बैठे लोग भी अब कुछ ऐसे ही डायलॉग को फॉलो कर रहे हैं। उसमें हल्का सा बदलाव ये है कि जो मैं बोलता हूं वो कभी नहीं करता हूं और जो नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं अपने विश्वगुरु की बात बतियाने जा रहा हूं क्या, क्योंकि इस चीज में तो मास्टर ही उन्हीं के पास है। वही पीएचडी किए हुए हैं। जो बोलना है वो नहीं करना है और जो नहीं करना है वही बोलना है। लेकिन नहीं, मैं बात करने जा रहा हूं देश के सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट में होने वाले यानी अगले चीफ जस्टिस, जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। विदेशी धरती पर इन्होंने लोकतंत्र की जो परिभाषा बताई, यकीन मानिए उसे सुनकर आपकी छाती 56 इंच की हो जाएगी। जिनकी पहले से 56 इंची होगी वो 72 की हो जाएगी। मुझे भरोसा है आप सोच रहे होंगे कि आखिर होने वाले चीफ जस्टिस ने इतनी बड़ी कौन सी बात कह दी है। तो थोड़ी देर रुकिए, सच में बहुत बड़ी बात है। इधर भारत के सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने वर्तमान न्याय व्यवस्था की गजब पोल खोली है और बता रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र किस रास्ते पर जा रहा है, उसकी मंजिल कैसी हो सकती है। मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि यदि देश की न्यायपालिका ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, समय से काम करने लग जाए तो बाकी सारी संस्थाएं, चाहे वो केंचुआ हो चाहे केंचुआ के दादा, सब ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सबको ठीक करने की दवाई न्यायपालिका के पास है। बस कमी डॉक्टरों की है, क्योंकि डॉक्टर सुई लगाने और ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मरीज को इंजेक्शन लगाने की बजाय जो स्वस्थ हैं उनको इंजेक्शन लगा के बीमार कर रहा है। उम्मीद है आप इशारा समझ रहे होंगे। इस मसले पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a), इसके तहत इस देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है और ये आजादी लोकतंत्र की रीढ़ है, जो सत्ता को चुनौती देने, सवाल करने और सच को सामने लाने का हथियार है। लेकिन आज ये आजादी खतरे में है, क्योंकि सत्ता की सह पर इसे कुचला जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी को बचाने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी अदालत अब न तो असहमति की रक्षा कर रही है और न ही संविधान की भावना को बरकरार रख पा रही है। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फेल हो गया है? क्या जज संविधान की रक्षा कर पाने में नाकाम है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने द हिंदू में लिखा कि कोर्ट अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर रही है, बल्कि मैनेज कर रही है, यानी अदालतें मैनेज कर रही हैं और यह खतरनाक है। याद रखिए कि नवंबर 2025 में जस्टिस सूर्यकांत भारत के चीफ जस्टिस होंगे और जून 2025 में, यानी अभी, वो घूम घूम कर दुनिया भर में असहमति को लोकतंत्र का आधार बता रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने सिएटल यूनिवर्सिटी और वाशिंगटन के सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र में असहमति की आवाजों की रक्षा की जोरदार वकालत की। मिलाड ने कहा कि बिना असहमति की लोकतंत्र एक विरोधाभास है। न्यायपालिका को सत्ता के दुरुपयोग को रोकना चाहिए और अन्याय के सामने चुप्पी तटस्थता नहीं है, बल्कि अन्याय में शामिल होना है। सवाल यह है कि अगर जज साहब असहमति और आलोचना के इतने बड़े पैरोकार हैं तो उनके फैसलों में यह दिखता क्यों नहीं है? महमूदाबाद केस में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच का फैसला उठाकर देख लीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी आपको खतरे में नजर आएगी। और मिलाड के फैसले बताते हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। जैसे दुनिया भर में बुद्ध और गांधी की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अपने ही नागरिकों की हत्या और अपमान पर चुप्पी साध लेते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि जस्टिस सूर्यकांत सत्ता की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं कि विदेश में ज्ञान दो और अदालत में बैठकर गला घोट दो? संजय हेगड़े ने लिखा है कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार मानता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाता है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या राष्ट्रीय सुरक्षा। और अदालतें इन संवैधानिक प्रतिबंधों की मनमाने तरीके से मतलब निकाल रही हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी एक विशेषाधिकार बनकर रह गई और ये विशेषाधिकार केवल उन लोगों को मिलता है जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। मगर जो लोग इन सीमाओं को लांघते हैं, सत्ता के चाटुकार नहीं है, चाहे वो प्रोफेसर हो, नेता हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, उनके लिए अदालतें अब रक्षक नहीं है बल्कि सजा देने वाली मशीन बन गई है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का केस एक क्लासिक मामला है जिसने सुप्रीम कोर्ट के दोहरेपन को एक्सपोज कर दिया। अशोका यूनिवर्सिटी के इतिहासकार और लेखक प्रोफेसर अली खान ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव पर टिप्पणी की थी। उनकी पोस्ट में भारतीय सेना की तारीफ थी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छा प्रतीक बताया गया था, लेकिन मोदी सत्ता की नीतियों पर सवाल थे। उन्होंने लिखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी प्रतीकात्मकता मॉब लिंचिंग और धार्मिक हिंसा के सच को छुपा नहीं सकती। देखा जाए तो यह एक सामान्य, तर्कसंगत और शांतिपूर्ण आलोचना थी, असहमति थी
जिसकी वकालत जून 2025 में जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं और प्रोफेसर के तर्कों में कोई हिंसा या विद्रोह का आह्वान नहीं था। फिर भी हरियाणा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उन पर देश की संप्रभुता को खतरे में डालने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में बेंच ने महमूदाबाद को अंतरिम जमानत तो दी, लेकिन ऐसी शर्तों के साथ जिसने संविधान की भावना को तार तार कर दिया। कोर्ट ने उनकी पोस्ट की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया, भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव या ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने से बैन कर दिया, जबान पर ताला लगा दिया, उनका पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया और यह भी कहा कि प्रोफेसर की पोस्ट उकसाने वाली थी। मगर मिलाड ने यह नहीं बताया कि प्रोफेसर की पोस्ट किस तरह हिंसा को भड़का रही थी। महमूदाबाद का पासपोर्ट जब्त करना और भारत पाकिस्तान तनाव पर बोलने पर पाबंदी लगाना अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(d) का सीधा उल्लंघन है। यह एक जुडिशियल ओवररीच का मामला है जो संवैधानिक स्वतंत्रता को सुरक्षा के नाम पर कुचलता है। कोर्ट ने यह नहीं बताया कि महमूदाबाद के विदेश भागने का खतरा था या उनकी पोस्ट से तत्काल हिंसा की आशंका थी। जाहिर है यह एक मनमाना और असंगत फैसला था जो सत्ता की आलोचना को दबाने का हथियार बन गया। संजय हेगड़े ने इसे संविधान की गलत व्याख्या कहा। अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध केवल तब लागू होते हैं जब भाषण हिंसा, घृणा या सार्वजनिक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से उकसाए, अव्यवस्था को उकसाए। मगर महमूदाबाद की पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी कोर्ट ने उनकी अभिव्यक्ति को जटिल शब्दावली का हवाला देकर एसआईटी जांच के हवाले कर दिया। सवाल यह है कि अगर एक ग्राम प्रधान और नेता उनकी पोस्ट को देशद्रोही मान सकते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसे समझने में नाकाम है? इतनी कठिन अंग्रेजी थी, हम ही को बुला लेते, छोटा मोटा ट्रांसलेशन तो हम भी कर देते, कम से कम प्रोफेसर की पोस्ट का। जस्टिस सूर्यकांत का कमेंट था कि प्रोफेसर जैसे शिक्षित व्यक्ति को सरल और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना चाहिए था। यह खतरनाक तर्क है। संविधान अभिव्यक्ति को सम्मानजनक होने की शर्त पर नहीं बांधता है। संजय हेगड़े ने कहा कि जब अदालतें ये तय करने लगती हैं कि क्या कहा गया, बजाय इसके कि क्यों बोलने और कहने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, तो वे लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। महमूदाबाद का मामला इस बात का सबूत है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों को न केवल चुप रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बल्कि उनकी पहचान को ही अपराध का आधार बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महमूदाबाद की गिरफ्तारी को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानना जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर सवाल उठाता है। दूसरी ओर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने केवल फटकार लगाई, न उनका पासपोर्ट जब्त किया, न उनकी अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाई। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही या एक दिन पहले ही आपको एक वीडियो मिली होगी इसी चैनल पर, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा ने बाकायदा इन्हीं मामलों का जिक्र करते हुए कहा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में, न्याय करने में असफल हो गया। यानी शाह जो कि भाजपाई मंत्री हैं, उन्होंने तो शुद्ध हिंदी में अनाप शनाप बोला था। क्या वो भी देश की सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आया? लेकिन महमूदाबाद को सजा दी गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि विजय शाह जैसे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को छूट है, लेकिन महमूदाबाद जैसे मुस्लिमों को उनकी पहचान के लिए टारगेट किया जाता है? मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संकट केवल मुस्लिम प्रोफेसर तक सीमित नहीं है। इस संकट के सब शिकार हैं। जून 2025 में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह और पूर्व विधायक अरुण तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। उनकी पोस्ट में कोई अभद्रता, कोई हिंसा का आह्वान नहीं था, बल्कि वे मोदी सत्ता के प्रोपेगेंडा यानी रेल टिकट पर मोदी की तस्वीर और सेना की वर्दी में वोट मांगने पर सवाल उठा रहे थे। फिर भी उन्हें हिरासत में लिया गया। यह बताता है कि मोदी सत्ता आलोचना को, असहमति को अपराध बना रही है। गुजरात में कांग्रेस के महासचिव राजेश सोनी को सोशल मीडिया पर कांग्रेस के वीडियो और राहुल गांधी की पोस्ट शेयर करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उनकी पोस्ट में भी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी, फिर भी गुजरात पुलिस ने इसे अभद्र करार दिया। सवाल यह है कि अगर सत्ता की आलोचना करना अपराध है तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है? संजय हेगड़े ने लिखा कि आक्रोश को जायज साबित करना अब अदालतों और पुलिस का काम बन गया है, जो असहमति को कुचलने का हथियार है। और आक्रोश का मतलब है कि किसी भी जायज सवाल को राष्ट्रद्रोह करार देना, प्रधानमंत्री का अपमान कर देना। मई 2025 में ही इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर आरएसएस और प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक कार्टून शेयर करने का आरोप लगा, जबकि मालवी के कार्टून सत्ता के पाखंड को एक्सपोज करते हैं। लेकिन आरोप आरएसएस की इमेज को बर्बाद करने का लगा। इमरजेंसी और सेंसरशिप का रोना रोने वाले भाजपाई और संघी अब वही कर रहे हैं जिसकी शिकायत करते थे। संजय हेगड़े ने लिखा कि कोर्ट अब तय कर रही है कि क्या स्वीकार्य है, बजाय इसके कि संविधान में किसकी इजाजत है।
कला हमेशा से सत्ता को चैलेंज करती रही है, मगर अब सेंसरशिप और उत्पीड़न का शिकार है। अपने ही अंदाज में मोदी सत्ता पर व्यंग मारने वाली लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर माद्री काकोटी के खिलाफ सिर्फ इसलिए एफआईआर हुई क्योंकि माद्री ने पहलगाम हमले के बाद मोदी सत्ता से सवाल कर दिया। माद्री को एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एफआईआर का सामना करना पड़ा। संघी ब्रिगेड एबीवीपी से जुड़े एक छात्र की शिकायत पर उन पर देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगा। उनकी पोस्ट को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से जोड़ दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, लेकिन माद्री का केस बताता है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस देश में फैसले तर्क नहीं बल्कि भावनाओं पर होने लगे हैं। माद्री के केस में शिकायत एबीवीपी से जुड़े एक छात्र ने की थी, जिसकी शिकायत कानूनी कार्यवाही का आधार बन गई। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक नैतिकता का प्रहरी माना जाता है, लेकिन हालिया फैसलों, खासतौर पर जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों ने दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका निभाने में क्या फेल हो रहा है। और इन फैसलों का शोर है कि जब अदालतें संवैधानिक तर्क की जगह हिंदुत्ववादी सत्ता की भावनाओं को अपनाती हैं तो वे न्याय नहीं बल्कि सत्ता की सेवा करती हैं। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रेखा शर्मा ने इसी मामले पर, इन्हीं मामलों पर, अदालतों में चल रही इन्हीं घटनाओं पर जो अपना लेख लिखा था, उस पर हमने एक विस्तृत वीडियो किया था, ये वाला नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरह ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 24 साल के नौजवान की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भावनाओं को इस हद तक बहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। और 24 साल के उस नौजवान का अपराध यह था कि उसने प्रधानमंत्री को लेकर पोस्ट किया था। यह खतरनाक ट्रेंड है जो संविधान को संस्थाओं की प्रतिष्ठा का गुलाम बना देती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला संवैधानिक प्रावधानों के उलट है, जहां नागरिक को सत्ता से सवाल करने वाला नहीं बल्कि अनुशासित बच्चा माना जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल महमूदाबाद के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य मामलों में भी असहमति को अपराध के रूप में देखा है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को एक ऐसे जोक के लिए गिरफ्तार किया गया था जो उसने कहा ही नहीं था। फारूकी की गिरफ्तारी का आधार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का था, लेकिन कोर्ट ने उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के बजाय सभ्यता को प्राथमिकता दी। गुजरात के अहमदाबाद में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि कांग्रेस नेता ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी और कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया। यह बताता है कि कोर्ट असहमति को अपराध बना रहा है और बोलने वाले को दंड दे रहा है। एक पत्रकार ने गोवा के राज्यपाल को सस्ता बदमाश कह दिया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के बजाय पत्रकार की गिरफ्तारी की मांग को जायज माना। जज ये समझने में शायद फेल रहे कि भीड़ का आक्रोश कोई वीटो पावर नहीं है, यह हमारी स्वतंत्रता की मजबूती का इम्तिहान है। और अब चौतरफा चर्चा होने लगी है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स बार बार इस इम्तिहान में फेल हो रही है क्या? खुद न्यायपालिका के हिस्सा रहे लोग ही सवाल उठा रहे हैं, तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता और तमाम जज। दूसरी ओर महमूदाबाद का केस इस बात का प्रतीक है कि भारत में मुस्लिम बुद्धिजीवियों को टारगेट किया जा रहा है। उनकी पोस्ट में कोई हिंसा या विद्रोह का आह्वान नहीं था, फिर भी उनकी मुस्लिम पहचान और सत्ता की आलोचना ने उन्हें अपराधी बना दिया। यह सब कुछ मुसलमानों को चुप कराने की अदृश्य साजिश का हिस्सा है। और महमूद ममदानी के गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम के सिद्धांत को लागू करें तो महमूदाबाद एक बैड मुस्लिम है, क्योंकि उन्होंने सत्ता के सामने चुप रहने से इनकार किया। रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो आप फालतू के केस लेकर आते हैं। श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी के मामले में अदालत ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठे जजों के ये कमेंट संवैधानिक करुणा और मानवाधिकारों का मजाक है। सवाल यह है कि संवैधानिक नैतिकता का प्रहरी सुप्रीम कोर्ट क्या सत्ता के सामने घुटने टेक रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर और शिवा शंकर दास जैसे मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की थी, लेकिन महमूदाबाद के मामले में यह सिद्धांत भुला दिया गया। कोर्ट ने उनकी पोस्ट को बिना ठोस सबूत के सांप्रदायिक करार दिया, जो अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन है। जज जानते हैं कि जब प्रक्रिया को ही सजा बना दिया जाए तो लोग चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। महमूदाबाद की गिरफ्तारी एसआईटी जांच और बोलने पर पाबंदी प्रक्रिया को सजा बना देने जैसा है। यह न केवल अधिकारों का हनन है बल्कि बुद्धिजीवियों को धमकाने वाला है। जस्टिस सूर्यकांत ने सिएटल में कहा कि न्यायिक अधिकार सबसे टिकाऊ तब होता है जब इसे विनम्रता के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके फैसले इस विनम्रता को नहीं दर्शाते हैं। महमूदाबाद के समर्थन में बोलने वाले छात्रों और शिक्षाविदों को यह कहकर धमकाना कि हम जानते हैं कि उन्हें कैसे संभालना है, कैसे शांत करना है, जजों के अहंकार का प्रतीक है। मगर भारत में बोलने की आजादी अगर खतरे में है तो इसके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार मानना ठीक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सब कुछ रोक सकता है, मगर मोदी सत्ता का एक ऐसा तंत्र है जिसमें पुलिस, सरकारी एजेंसियां और सत्ता से जुड़े लोग शामिल हैं। मगर भारत हमेशा से ऐसा नहीं था और न ही देश की सत्ता ऐसी थी। 70 साल पहले यानी 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने एक युवा कम्युनिस्ट को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए खुद पैरवी की थी। यह मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब की कहानी है, जो उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे।
उन्हें गृह मंत्रालय ने स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया था। तर्क ये था कि इरफान हबीब स्टेट के खिलाफ हो सकते हैं। नेहरू ने अपनी चिट्ठी में हबीब को जेसुइट और कट्टर कम्युनिस्ट कहा, मगर उनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की तारीफ की। इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने लिखा कि युवा उत्साह को बहुत सख्ती से नहीं आंकना चाहिए, समय के साथ वो परिपक्व विचारों की ओर आगे बढ़ेंगे। नेहरू की इस उदारता के चलते इरफान हबीब को स्कॉलरशिप मिली और बाद में वे भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार बने। सवाल यह है कि आज के प्रधानमंत्री किसी कम्युनिस्ट को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या? जबकि हमने हाल ही में आपको बताया था, रिपोर्ट दिखाया था कि किस तरीके से देश में सैकड़ों अल्पसंख्यक समुदाय के शोधकर्ताओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वजीफा नहीं मिल रहा है, वो कर्जा लेकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। जबकि खान मार्केट और अर्बन नक्सल उन्हीं का दिया हुआ, यानी प्रधानमंत्री का दिया हुआ शब्द है, आज के प्रधानमंत्री का। भारत के इतिहास में मोदी के योगदान को ऐसे भी याद किया जाएगा कि किस तरीके से उनकी सत्ता ने सोचने समझने वालों को टारगेट किया। लेकिन भारत विविधताओं का देश है, भाषा का भी और सोच विचार का भी। नेहरू का कद इसलिए विशाल है कि उन्होंने संविधान की भावना के मुताबिक देश को चलाया। उनकी सत्ता बुद्धिजीवियों के खिलाफ नहीं थी, बुद्धिजीवियों की जबान काटने वाली नहीं थी। जस्टिस सूर्यकांत 7 समंदर पार भले ही असहमति की वकालत कर लें, लेकिन ये बात उनके फैसलों में नहीं दिखती है। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी हिम्मत दिखाएगा कि वो सत्ता से असहमति जता दे, कह दे कि वो सत्ता के इशारों पर नहीं चलेगा। महमूदाबाद, बृजमोहन सिंह, अरुण तिवारी, माद्री काकोटी और हेमंत मालवीय जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की बजाय सत्ता के सामने घुटने टेके हैं। और इसका संदेश साफ है, चुप रहो वरना भुगतना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, पाबंदियां लगेगी। संजय हेगड़े ने कहा कि इस देश के लोग जितनी आज़ादी से बोलेंगे, बोलने की आज़ादी उतनी ज़्यादा होगी। भारत का संविधान अभी मरा नहीं है। प्रोफेसर महमूदाबाद जैसे लोग जो सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत रखते हैं और वो उस भारत की याद दिलाते हैं जो विविधता में एकता का प्रतीक है। जरूरत उनकी आवाज़ों को और बुलंद करने की है, न सिर्फ प्रोफेसर महमूदाबाद के लिए बल्कि उस लोकतंत्र के लिए भी जो असहमति के बिना अधूरा है, जिसकी वकालत खुद जस्टिस सूर्यकांत करते हैं विदेशों में जाकर। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।